चलिए गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और माँ सरस्वती की आप सभी के ऊपर कृपा हो और जो भी पढ़ाया जाता है या आप पढ़ते हैं वो आपको समय आने पर जो है याद रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम जो भी पढ़ें वो बराबर याद होना चाहिए। मेरी आवाज सभी तक क्लियर आ रही है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो एग्जिट करके दोबारा फिर ज्वाइन हो जाइए। अभी हम चैट के माध्यम से बात करेंगे, तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप जो है आप मैसेज में लिख सकते हैं। ओके, एक मिनट रुकिए, चलिए देखते हैं अभी आपको बराबर आता है। ओके, सो अभी मेरी आवाज आपको बराबर आ रही सभी को? ठीक है, सभी लोग यस लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा। फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल, उसके अंदर हमने देखा था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर कोई चीज किस तरीके से अंदर आती है, और एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर से बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर किसी चीज को किस तरीके से भेजा जाता है। इसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है वो ज्यादातर जो मैकेनिज्म रहता है वो वेसिकल्स के माध्यम से होता है। तो जैसे एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस है, इसमें क्या रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये ब्लू कलर में जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल है और ये रिसेप्टर्स है। तो हर मॉलिक्यूल के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन के रिसेप्टर अलग होंगे, ग्लूकोज के रिसेप्टर्स अलग होंगे। तो जिस भी चीज को अंदर लेना है वो उसके रिसेप्टर से जाके जुड़ेगा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से गड्ढा बन जाता है। फिर उसको जो है एक्टिन एंड मायोसिन, जो प्रोटीन के फिलामेंट रहते हैं, एक उसको बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं, और यहाँ पर एक वेसिकल्स का निर्माण हो जाता है। ये वेसिकल्स जो है आगे जाके हमारे सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती है, और जो भी काम है जहां भी पहुंचेगी वो अपना काम आगे कंटिन्यू कर देगी। इसी तरह से एक्सोसाइटोसिस के बारे में हमने देखा था। तो जैसे यहाँ पर आप देखें, कोई भी पिनोसाइटोटिक जो वेसिकल्स है वो अंदर आई, यहाँ पर लाइसोसोम ने उसको डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद जो बची हुई अवशिष्ट पदार्थ है या खराब मटेरियल बचा है उसको भी वेसिकल्स के फॉर्म के थ्रू जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो वेसिकल्स के थ्रू अंदर आना और इसी के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। पर इस प्रक्रिया के दौरान सेल मेम्ब्रेन में जो गड्ढा बनते हैं और ये भरते रहते हैं, तो ये इसके दौरान जो इसको लॉस होता है, उस लॉस को सेल मेम्ब्रेन कैसे कवर करती है, इस प्रोसेस के बारे में ज्यादा जानकारी अभी साइंटिस्ट को नहीं है, पर ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी ऑपरेटर्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी ऑपरेटर्स में जो है कौन कौन सी चीजें, स्ट्रक्चर है जो सिंथेसिस मतलब बनाई जाती हैं, फॉर्मेशन की जाती है, उसको हम देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। तो अभी उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम उनके सिंथेसिस के बारे में देखेंगे कि कौन सा पार्ट किस तरह की चीजों को बनाता है। सेक्रेटरी सेल्स, यानी कि इनको स्रावी कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो सेक्रेटरी सेल्स वो सेल्स होंगी जो कि किसी भी तरह का सीक्रेशन करती हैं।
सेक्रेटरी सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटस की व्यापकता पर पहले ही जोर दिया जा चुका है, यानी कि बताया जा चुका है। ये संरचनाएं मुख्य रूप से सेल मेम्ब्रेन के समान लिपिड बाइलेयर झिल्लियों से बनी होती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो टू लिपिड बाइलेयर मतलब दो होता है, यानी दो लिपिड बाइलेयर की मिलके बनी होती है, इस तरीके से ऐसी बनी होती है। तो उसी तरह से ये जो रचनाएं हैं ये भी उसी के जैसे होती हैं, इनमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी में भी। ठीक, और उनकी दीवारें एंजाइमों से भरी होती हैं, किनकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटस की, जो कि कोशिका द्वारा आवश्यक कई पदार्थों के संश्लेषण को उत्प्रेरित या कैटालाइज करती है। सिंथेसिस शब्द का उपयोग जो किया जाता है सेल के अंदर, वो किसी नए पदार्थ को बनाने के लिए सिंथेसिस शब्द का उपयोग करते हैं। तो जब भी ये शब्द आएगा सिंथेसिस या संश्लेषण, इसका मतलब है कि किसी चीज को बनाना, चाहे प्रोटीन हो या प्रोटीन से जुड़े हुए दूसरे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हो, तो उसके लिए सिंथेसिस करने के लिए इसका उपयोग होता है। अधिकांश सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर शुरू होता है और वहां बनने वाले उत्पादों को फिर कहाँ भेजा जाता है? गोल्गी ऑपरेटस में। यहाँ पर आपको एक एक शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। सो ज्यादातर जो सिंथेसिस का काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और वहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हम बाद में देखेंगे कि क्या क्या बनेगा। वो प्रोडक्ट वहां से बन के जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको प्रोसेस करेगा, उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ घटाना है, कुछ छोटा करना है, बड़ा करना है, कोई किसी भी तरह की प्रोसेस के करने के बाद सेल की जरूरत के हिसाब से उसको फिर जो है साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो लेकिन पहले आइए उन विशिष्ट उत्पादों पर हम ध्यान देते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटस के कुछ विशेष पार्ट में सिंथेसिस होते हैं। कुछ विशेष पार्ट होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल चीजें बनती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग में बनता है? आप लोग मुझे लिखकर बताएं। प्रोटीन का सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस भाग में बनाया जाता है? जिसको भी मालूम है वो चैट में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड नरेंद्र सिंह जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों बनता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच रहते हैं, इसीलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो जो भी प्रोटीन जो बनाया जाता है वो किसके थ्रू बनाया जाता है? राइबोसोम के थ्रू। इसके बारे में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से प्रोटीन बनता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए वो रफ होता है। और स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो है प्रोटीन के लिए राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं, इसलिए वो स्मूथ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर आप ध्यान में रखिए, तो आगे इसी के साथ साथ आपको चीजों को समझ में आएंगे। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे आप डायग्राम में देखेंगे कि दानेदार हिस्से की विशेषता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन की बाहरी सतह से जो है बड़ी संख्या में राइबोसोम जुड़े होते हैं, जैसा कि चैप्टर 3 में चर्चा की गई। प्रोटीन मॉलिक्यूल को राइबोसोम की संरचनाओं के भीतर सिंथेसिस किया जाता है। मैंने आपको बताया था जब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे थे, तो राइबोसोम में दो यूनिट होती हैं,
उन 2 यूनिट के बीच में से जो कोडान है, उस कोडान के हिसाब से अमीनो एसिड जुड़ता है, और अमीनो एसिड जो है जुड़ते एक प्रोटीन की श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है और प्रोटीन निकलता चला जाता है। तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन को सिंथेसिस किया जाता है या बनाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है, सिंथेसिस प्रोटीन मॉलिक्यूल में से कुछ को सीधे साइटोसोल में बाहर निकालते। साइटोसोल साइटोप्लाज्म दोनों एक ही चीज है, ठीक। तो राइबोसोम जो बनाया हुआ प्रोटीन है उसको कुछ को सीधे साइटोसोल में बाहर निकालते हैं, लेकिन वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवार के माध्यम से, क्योंकि वो उसके ऊपर जुड़े हुए हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवार के माध्यम से एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के अंदरूनी हिस्से में एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में भी कई और बाहर निकलते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब ये प्रोटीन बनेगा वहां पर, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाली वेसिकल्स के थ्रू और ट्यूब्यूल्स के अंदरूनी हिस्सों से बाहर निकलेगा। इसके लिए हमने डायग्राम देखा था इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ तो चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी। देखिए ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखेंगे ये जो यहाँ पर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब रहती हैं और ये इसमें अलग अलग हिस्सों में, इसमें एक्चुअली हाँ ये देखिए, तो ये जो ट्यूब जैसी रचना दिख रही है ये फोल्ड रहते हैं, इनको फोल्ड बोला जाता है, सिस्टर्नल स्पेस, और ये फोल्ड्स रहते हैं। तो इनके माध्यम से, चूंकि इसमें राइबोसोम जुड़ा हुआ है, तो जो भी प्रोटीन बनेगा वो इन्हीं में से होते हुए आगे निकलेगा और फिर वहां से जाएगा गोल्गी एपरेटस में। तो कुछ को डायरेक्ट साइटोसोल में छोड़ दिया जाएगा और कुछ को जो है पैकेट के फॉर्म में गोल्गी ऑपरेटस में डालेंगे, जहां पर वो प्रोसेस होगा कि किस तरह का प्रोटीन जो है सेल को जरूरत है, तो उस हिसाब से उसको बना दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है राइबोसोम के थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, वह एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के अंदरूनी हिस्सों में से एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यानी जो उसके अंदर भरा हुआ पदार्थ है, मैट्रिक्स में भी कई और बाहर निकलते हैं, यानी वहां से बाहर निकलते हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा लिपिड का सिंथेसिस होता है।
लिपिड किससे बनता है? फैट के डाइजेशन होने के बाद फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, फिर जो है आगे प्रोसेस करके उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक। सो लिपिड कई तरह के हैं। फॉस्फोलिपिड है, जब उसमें फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ जाए लिपिड के साथ तो वह फॉस्फोलिपिड कहलाता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड विशेष रूप से फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल को भी सिंथेसिस करता है, यानी कि सेल को जरूरत के हिसाब से यह फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल को भी सिंथेसिस कर सकता है, बना सकता है। इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिपिड बाइलेयर में तेजी से शामिल किया जाता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जो बनेगा, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बाइलेयर मेम्ब्रेन है उसमें शामिल करने के लिए इनको तेजी से शामिल किया जाता है, यानी कि बनाने में भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। यह मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ हिस्से में होता है। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस, यानी कि बनना। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिकाओं की जरूरतों के हिसाब से, जरूरत से ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए, अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करता है, तो ये बनाता ही चला जाएगा और इसका साइज सेल बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो सेल को ही कवर कर लेगा, अंदर से सेल जो है बस्ट होने का चांस रहेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टम है इसके अंदर, तो ईआर को कोशिका की जरूरतों से ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए ईआर वेसिकल्स, वेसिकल्स मतलब एक ऐसी रचना जो पाउच की तरह रहती है, उसके अंदर कुछ मटेरियल भरा और वो ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ईआर जिसे बोला जाता है शॉर्ट में, वेसिकल्स या ट्रांसपोर्ट वेसिकल नामक छोटे वेसिकल्स लगातार स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग हो जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर वेसिकल्स तेजी से गोल्गी ऑपरेटस में चली जाती है। आप पिक्चर में देखिए, जहां मेरा कर्सर है वहां ध्यान देंगे। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा या फॉर्मेशन होगा। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर लिपिड का फॉर्मेशन होगा। तो एक हो गया ग्रेन्युलर भाग, दूसरा होगा अग्रेन्युलर भाग। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वहां से फिर निकलेंगी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में क्या होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो भी चीज बनाई गई है वो किसके अंदर होगी, इन वेसिकल्स में होगी। और जहां भी नजदीकी गोल्गी ऑपरेटस होगा वहां पर ये जाके उसकी मेम्ब्रेन से चिपक जाएंगी और अपना जो मटेरियल है वो यहाँ पर एनवलप के फॉर्म में होगा, उसको आगे जो है प्रोसेस किया जाएगा। फिर जो है जरूरत के हिसाब से सेक्रेटरी वेसिकल्स बनेंगी और जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल के बाहर फेंक दिया जाएगा, या जरूरत से ज्यादा है तो बाहर फेंक दिया जाएगा, और सेल के जब तक काम का है तो इन वेसिकल्स को यूज कर लिया जाएगा। सो ज्यादातर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाली जो वेसिकल्स हैं नजदीकी गोल्गी ऑपरेटस में चली जाती है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अन्य कार्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अन्य महत्वपूर्ण कार्य विशेष रूप से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इस तरीके से हैं। उसके कुछ कार्य जो हैं मैं आपको बताता हूं। पहला है कि यह एंजाइम प्रदान करता है जो ग्लाइकोजन के टूटने को नियंत्रित करता है, जब ग्लाइकोजन का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाना होता है। जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाता है। तो यह एक ऐसा एंजाइम प्रदान करता है जो ग्लाइकोजन को टूटने को नियंत्रित करता है, यानी कि कितना मात्रा में ग्लाइकोजन को तोड़ा जाए कि जितनी शरीर की जरूरत पूरी हो जाए। तो यह एक ऐसा एंजाइम बनाता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, यह बड़ी संख्या में एंजाइम प्रदान करता है जो कि पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि दवाएं,
जो कोशिका को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो यह जमावट ऑक्सीकरण, हाइड्रोलिसिस, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन यानी कि जुड़ना, और अन्य तरीकों से डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो यहाँ पर आप देखिए, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक तरह से ये ऐसे एंजाइम बनाता है जो कि डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपने कोई दवाई खाई, उसका जो साइड इफेक्ट है वो निकालना है, जिससे सेल को नुकसान ना पहुंचे। या फिर जो है किसी तरह की जमावट हो गई है, कचरा बॉडी में, डेब्रीज बढ़ गई है, उसको खत्म करने में हेल्प करना है। ऑक्सीडेशन करना है या पचाना है, हाइड्रोलिसिस यानी कि पचाना एक तरह से चीजों को। ठीक। ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन, इसको हम अभी बाद में ग्लूकोरोनिक के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, है ना। और अन्य तरीकों से डिटॉक्सिफिकेशन करना। अब आप मुझे बताइए कि ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है, वो हमारे शरीर के अंदर कौन सा ऑर्गन ज्यादा मात्रा में करता है? आप उस ऑर्गन का नाम लिखें जो कि साइड इफेक्ट, मेडिसिन के साइड इफेक्ट को निकालने में, बॉडी में डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। सभी लोग लिखकर बताएं। जिसको भी जो भी मालूम है वो लिखकर बताएं। लीवर, किडनी, हाँ जी, ये दो बड़े ऑर्गन हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो फंक्शन होता है लीवर। तो जहां भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम ज्यादा होगा, तो नेचुरली वहां पर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्याएं ज्यादा रहेंगी, है ना। और मैंने एक और बात बताई थी, पराक्सीसोम भी इस तरीके का फंक्शन करता है। हमने पढ़ा था, ये देखिए लास्ट में। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो जहां भी बात आएगी, इसीलिए हमने जो है, आप देखेंगे ग्रुप में मैं अक्सर डालता हूँ, न्यूट्रल ट्रीटमेंट के साथ नॉर्मल एज ए नॉर्मल और वन पॉइंट लीवर जो जोड़ा जाता है, वो वन पॉइंट लीवर इसीलिए जोड़ा है ताकि आपकी बॉडी में जो भी मेडिसिनल साइड इफेक्ट हो, आपने कोई दवाई खाई हो, तो उससे जो है डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए आपका, है ना। इसीलिए तो न्यूट्रल के बाद वन पॉइंट लीवर अलग से जोड़ा गया। पहले खाली हम ज्यादातर जो देखते थे, खाली न्यूट्रल ट्रीटमेंट देते थे बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसमें भी लीवर है, एक पॉइंट लीवर के साथ में उसमें आता है, 6 राउंड में 6 बार तो दिया जाता है। पर ये जो अलग से जोड़ा है, ये एक्स्ट्रा फंक्शन को बढ़ाने के लिए जोड़ा है, ताकि लीवर और अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और दवाइयों का साइड इफेक्ट निकल जाए। जो हम इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट जोड़ देते हैं या एड्रिनल ग्लैंड, तो ये भी किसी भी तरह की एलर्जी है, उसको खत्म करने के लिए भी उसमें हमने ये ऐड किया है। सो जैसे मेडिसिनल एलर्जी वगैरह किसी को हो जाती है, तो आप तुरंत एडीआर दे के उसको जो है सप्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए वो लॉजिकली एक सिस्टम तैयार किया है। वन पैरा भी ऐड कर सकते हैं क्या? अभी इस पे विचार नहीं किया है, क्योंकि हम लाइसोसोम के लिए वन पैरा यूज करते हैं ज्यादातर। पर हाँ, ट्राई किया जा सकता है जहाँ सेल डेब्रिस को खत्म करना है, या क्योंकि एक तरह से लाइसोसोम भी जो है हार्मफुल कंटेंट को बॉडी से डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। ट्राई किया जा सकता है, आप इस पे काम कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। सभी को समझ में आ रहा है हम जो भी पढ़ रहे हैं अभी? एक बार यस लिख दीजिए सब लोग, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए। सो ये हमने देखा।
तो यहाँ हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखा। नेक्स्ट है, इसमें इसी में है, आगे हेडिंग है हाँ स्पेशल, अभी ये हो गया इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो गया। अभी है स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द गोल्गी ऑपरेटस। सो यहाँ पर हम गोल्गी ऑपरेटस के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हैं उनको हम देखेंगे। कुछ फंक्शंस हम पहले देख चुके हैं, बाकी के कुछ जो और स्पेशल चीजें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, और अगर आगे कुछ ऐसा देखा जाएगा तो फिर आगे भी उसको शामिल करेंगे। तो अभी हम दे हैं इनको गोल्गी ऑपरेटर्स के बारे में और कुछ देखते हैं। हालांकि गोल्गी ऑपरेटर्स का मुख्य कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले से बने पदार्थों का अतिरिक्त प्रसंस्करण यानी प्रोसेस प्रदान करना है। इसका मतलब ये होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने हुए मटेरियल है, चाहे उसमें लिपिड हो, कोलेस्ट्रॉल हो या प्रोटीन हो, वो वेसिकल्स के थ्रू आएगा इसके अंदर, गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर, और वहां पर उसको प्रोसेस किया जाएगा। ठीक, तो ये तो उसके फंक्शन हो गए। एक फंक्शन हो गया कि पहले से बने पदार्थ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले से बने हुए जो भी मटेरियल है उसको अतिरिक्त प्रसंस्करण करना या प्रोसेस करना। लेकिन इसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करने की क्षमता भी है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बन सकते। तो कुछ खास तरह के कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जिन्हें हम बोल सकते हैं, चाहे ग्लाइकोलिपिड बोल दें या इस तरीके की चीजें जो हैं जिनका निर्माण ग्लूकोज से होगा, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी नहीं बनती हैं, उनको बनाने का काम जो है ये गोल्गी ऑपरेटर्स करता है। तो एक फंक्शन ये हो गया। तो यह विशेष रूप से प्रोटीन की छोटी मात्रा के साथ बंधे बड़े सेकेराइड पॉलीमर निर्माण के लिए सच है। यानी कि जो प्रोटीन होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह, तो उनको बनाने में ये हेल्प करता है। उदाहरण के लिए हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट शामिल हैं। तो शरीर में हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के कार्यों में कुछ इस प्रकार है। तो उसके क्या क्या कार्य हैं? हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के, तो पहले ये फंक्शन हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको जो है हाइलुरोनिक एसिड के बारे में बताऊंगा। पहला, ये म्यूकस और ग्लैंडुलर सिक्रेशन, यानी कि जो सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड है में जो सिक्रेशन निकालते हैं, उनमें खासकर प्रोटियोग्लाइकन यानी कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटीन और ग्लाइकोजन से मिलकर बनाते हैं, उनके ये घटक हैं। मतलब उनसे बनने वाले ये पदार्थ हैं, क्या है? हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। दूसरा, ये कोशिकाओं के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस, हम जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ, आईसीएफ, इनके बारे में देख रहे थे तब मैंने बताया था इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो ग्राउंड पदार्थ है, यानी जो वहाँ भाग, जो खाली भाग है, उसमें जो पदार्थ भरा रहता है, जो भी लिक्विड रहता है, प्रमुख घटक है उसका, ये प्रमुख घटक होते हैं जो कोलेजन फाइबर और सेल के बीच भराव के रूप में कार्य करते हैं। यानी दो कोशिकाओं के बीच में जो मटेरियल होगा, उस मटेरियल का जो ग्राउंड मटेरियल है उसके मेन घटक हैं, जिसमें कोलेजन फाइबर और कोशिकाओं के बीच भराव के रूप में कार्य करते हैं। कौन? हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन। तीसरा, वे कार्टिलेज एंड बोन दोनों में कार्बनिक मैट्रिक्स के प्रमुख घटक हैं। जो कार्टिलेज और बोन होती है उसके अंदर जो मैट्रिक्स है उसका प्रमुख घटक है।
चौथा, माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन यानी प्रसार सहित कई सेल गतिविधियों में महत्वपूर्ण होते हैं। अभी मैं थोड़ा आपको इसके बारे में, अभी ये वर्ड आया है हाइलुरोनिक एसिड, तो इसको एक्सप्लेन करता हूं, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। कई लोगों ने इसकी टीवी में एड सुनी होगी, हाइलुरोनिक एसिड, खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट की एड के साथ में अपने आजकल सुनने को मिल रहा होगा। किस किसने सुना है हाइलुरोनिक एसिड के बारे में? एक मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट करता हूं जिससे आपको आप बता सकते हैं। हाँ, बताइए अनीता जी, हाइलुरोनिक एसिड के बारे में कुछ सुना है? टीवी में ऐड आती है कई बार। जी सर, मैंने सुना है। सुना है ना? हाँ, इसके अंदर बताया जाता है कि सर मतलब कि बालों के लिए ठीक है, आँखों के लिए ठीक है। पर ये नहीं मालूम कि ये बालों के क्यों लिए ठीक है ज़्यादातर और कहते हैं। कैसे ठीक करेगा। हाँ जी, ये नहीं मालूम। और किसी लेकिन ने सुना कुछ-कुछ है? सर, ये सुधाकर सर ने थोड़ा-सा इसके बारे में बताया था, तो हाँ जी, हल्का-फुल्का सा उसके बारे में भी पता है। तो बताइए, आप पहले बताइए फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सर थोड़ा-सा ही पता है बस उसके बारे में। तो थोड़ा सा बता हाँ, दीजिए और। सुधाकर सर ने। जी सर, सर आप बताइए। ठीक है, और किसी को जी मालूम है सर। हाइलुरोनिक एसिड के बारे में? चलिए अभी आपने से, हाँ बताइए ध्रुव। सर ये एक्चुअली स्किन के हीलिंग के लिए और जो रिंकल्स जो आते हैं उसके हम्म, लिए काफी मतलब हेल्पफुल है, मतलब वो रिड्यूस करने के लिए मतलब ये यूज होते हैं, ओके, ये जो एसिड है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी को थोड़ी और डीप डिटेल्स मालूम है इसकी? हाइलुरोनिक एसिड का उपयोग सर ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले लोगों में भी दर्द में राहत में भी ये तो, करता है सर ये काम। तो उसमें हम क्यों ये हाइलुरोनिक एसिड का काम करेंगे उसमें? ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या करेगा ये? और वो इंजेक्शन में सर लगाया जाता है, आवाज़ नहीं आ इंजेक्शन रही के है रूप आपकी में, बिल्कुल भी। इंजेक्शन के रूप में सर लगाया जाता है। ओके, ठीक है, चलिए अब और हम आंखों इसको। के जो इलाज होता है उसके लिए भी आई ड्रॉप में भी इसको प्रयोग किया जाता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मेरी आवाज सभी को बराबर आ रही है? जी जी सर, चलिए, जी सर। तो अभी हम जो है हाइलुरोनिक एसिड के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर गाइटन का आगे जो भी टॉपिक रहेगा उसको हम देखेंगे, लेकिन पहले अभी इसको हम देख लेते हैं। जिनको अगर आवाज नहीं आ रही है तो वो दोबारा एग्जिट करके फिर से ज्वाइन हो जाइए, फिर मैं जो है शुरू करता हूँ हाइलुरोनिक एसिड के बारे में। चलिए, सो हाइलुरोनिक एसिड क्या है? एक नेचुरली ऐसा सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि मोस्टली कनेक्टिव टिश्यूज, स्किन और आंखों के अंदर ये पाया जाता है। इट्स अ ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन है, यानी कि ये ग्लूकोज यानी पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड के मिलने से ये तैयार होता है। सो ये एक तरह का ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि शुगर से कंपोज्ड होता है, यानी शुगर से मिलके बना है, और जिसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स रिटेन वाटर। सो वाटर को रिटेन करना, यानी कि अपने अंदर वाटर को धारण करने की क्षमता इसके अंदर ज्यादा होती है। सो उसके कारण क्या होता है, कीपिंग टिश्यूज वेल लुब्रिकेटेड एंड मॉइस्ट। तो जितने भी टिश्यूज हैं हमारे अंदर, उन टिश्यूज को
लुब्रिकेशन और मॉइस्चर प्रदान करने का ये काम करता है हाइलुरोनिक एसिड। तो अगर मान लो इसको स्किन पे लगा दिया जाए, चाहे गाल पे लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, तो वहां पे जो है ड्राइनेस नहीं आने देगा। उसको अगर आप लगा देंगे तो ड्राइनेस नहीं आएगी, वहां का मॉइस्चर बना के रहेगा। तो ये उनके लिए काफी हेल्पफुल है जहां पर ड्राइनेस होती है। तो जैसे अभी बताया कि भाई जैसे आंखों में आई ड्रॉप बनाने में इसका उपयोग होता है, ताकि आंखों में ड्राइनेस ना आए या जो है स्मूथनेस बनी रहे, उसमें मॉइस्चर बना रहे। स्किन के ऊपर लगाने के लिए हाइलुरोनिक एसिड का यूज कर सकते हैं, ताकि जिनकी ड्राई स्किन है वो इसको लगा के रखेंगे तो जो है उनकी स्किन ड्राई नहीं होगी। फिर आपने बताया कि जो है अर्थराइटिस में उसका उपयोग करेंगे। तो अर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट के अंदर जो है फ्लूइड सूख जाता है, साइनोवियल फ्लूइड वगैरह। तो वहां पर जो है अगर किसी भी माध्यम से हाइलुरोनिक एसिड का फॉर्मेशन अगर हो जाए, क्योंकि वो फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसके बारे में आपको बताऊंगा, कोलिजन ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी हम पहले हाइलुरोनिक एसिड देख लेंगे, फिर हम दोनों का कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो अगर वहां किसी जगह पे हाइलुरोनिक एसिड नहीं बन रहा है, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर ड्राइनेस बनेगी। अब किस कारण नहीं बना, कि हो सकता है कि वहां पर जो है जो गोल्गी ऑपरेटस है उसका फंक्शन, उस जगह की सेल्स को किसी तरह से डिसरप्शन हुआ है, या उसके फंक्शन को डिस्टरबेंस हुआ है, या फिर वो सेल प्रॉपर हाइड्रेट नहीं है। तो जो हाइलुरोनिक एसिड नहीं बनने से वहां पर ड्राइनेस आ गई। तो अब वहां की सेल तो नहीं बना रही, लेकिन बाहर से हमने किसी तरह से बना के उस हाइलुरोनिक एसिड को इंजेक्ट कर दिया, पर वो हमेशा तो वहां नहीं रहेगा। उसमें क्षमता है कि वो उस जगह को मॉइस्चर करके रखेगा। तो हो सकता है वो 6 महीने काम करे, हो सकता है वो 2 साल काम करे। तो इसीलिए उसको क्या करना है कि फिर जो है आपको बार बार उसको लगाना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हमारे शरीर की सेल्स ही जो है हाइलुरोनिक एसिड बनाना शुरू कर दें, तो वहां पर जो है मॉइस्चर और स्मूथनेस और हाइड्रेशन तीनों वहां पर हो जाएगा, और जॉइंट जो है फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और अपना जॉइंट जो है रिकवर हो जाएगा। अब ये कैसे बनेगा वो हम सुधाकर सर की जो रिसर्च है उसमें उसके बारे में बात करेंगे, है ना। बाकी म्यूकस बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट है, 1 पॉइंट म्यूकस इंटू 6 आप दीजिए, तो किसी भी जगह की जो है म्यूकस मेम्ब्रेन को हम एक्टिवेट करते हैं। तो ये तो हो गया कि ये कैसे बनता है। तो एक तरह का ये ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन है, जो कि क्या है, शुगर से कंपोज्ड होता है, शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, जिसके अंदर क्षमता होती है वाटर को रिटेन करने की और कीपिंग टिश्यू वेल लुब्रिकेटेड एंड मॉइस्ट। अब मान लीजिए अगर कोई सेल इसको ज्यादा बनाना शुरू कर दे तो बॉडी ज्यादा हाइड्रेट हो जाएगी, उसके अंदर ज्यादा पानी भरना शुरू हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिए, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो केमिकल स्ट्रक्चर जब इसका देखा जाता है तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड इज अ लीनियर पॉलीसेकेराइड मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। ये 2 तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना। मॉलिक्यूलर वेट इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा होता है, सेवरल मिलियन डाल्टन्स में, 50 kDa। वाटर रिटेंशन, सो इट कैन होल्ड अप टू 1000 टाइम इट्स अ वेट इन वाटर। तो ये हजारों गुना जो है पानी को अपने से 1000 गुना पानी का जो वजन है उसको ये होल्ड कर सकता है, इसीलिए मेकिंग इट एन एक्सीलेंट हाइड्रेटिंग एजेंट, इसीलिए इसको बहुत बढ़िया हाइड्रेटिंग एजेंट बोला जाता है। इसको जहां भी आप लगाएंगे उधर जो है पानी को होल्ड करके ये रखेगा और उस जगह को जो है मॉइस्ट बना के रखेगा। सोर्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, तो ये कहां से प्राप्त होगा आपको, सो नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त होगा। तो पहला है कि फाउंड इन स्किन, जॉइंट्स, आईज एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपकी स्किन में, जॉइंट्स में, आंखों में और कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है।
किसके द्वारा बनाया जाता है? तो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं स्किन के अंदर, उनके द्वारा ये बनाया जाता है। अच्छा, जो आपको मार्केट में मिलता है वो कहाँ से बनता है? तो कमर्शियल प्रोडक्शन इसका किया जाता है फैक्ट्रीज में, सो वो बनाया जाता है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से, कॉमनली यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज। तो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज की जो बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा इसका प्रोडक्शन करके जो है मार्केट में बना के भेजते हैं। ठीक, रूस्टर कॉम्ब एक्सट्रैक्शन एक पुरानी मेथड है, इसके थ्रू भी इसको बनाया जाता है। ठीक, फंक्शन क्या क्या है इसके? फंक्शन है स्किन हाइड्रेशन, तो स्किन को जो है मॉइस्ट, इलास्टिसिटी और उसको जो है नरम बना के रखना। जॉइंट लुब्रिकेशन का काम करता है, सो एक्ट एज अ कुशन एंड लुब्रिकेंट इन साइनोवियल जॉइंट। जितने भी जॉइंट है उनमें एक कुशन का भी काम करता है और एक लुब्रिकेंट का काम। तीसरा है वुंड हीलिंग, यानी कि जो घाव रहते हैं उनको घाव को भरने में भी मदद करता है। तो एक्सीलरेट टिश्यू रिपेयर एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन को कम करने में भी ये मदद करता है और टिश्यू को रिपेयर करने में। चौथा है आई हेल्थ, मेंटेन्स द शेप एंड मॉइस्चर ऑफ द आई वॉल। तो हमारी जो आई वॉल है, आंखें हैं, उनके शेप को मेंटेन करना और वहां पर प्रॉपर मॉइस्चर बनाए रखना। मोस्टली ये सर्जरीज के बाद आंख में डालने के लिए बोला जाता है ताकि आंखों में ड्राइनेस ना। यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है इसका? कमर्शियल यूज देखा जाए तो मॉइस्चर के तौर पे यूज किया जाता है सीरम के अंदर, और जो क्रीम्स वगैरह रहती हैं उनमें ये इनका यूज करते हैं, कमर्शियल यूज। मेडिकल यूज में क्या है इसका? जो है डर्मल फिलर के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे जिनकी स्किन में रिंकल्स ज्यादा है तो उनके अंदर इंजेक्शन के थ्रू या किसी भी अलग माध्यम से जो है इंजेक्ट करके स्किन के रिंकल्स को खत्म किया जा सकता है। फिर जॉइंट के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, जैसा कि हमने अभी बात की थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट। आई ड्रॉप के फॉर्म में यूज किया जाता है सर्जिकल ड्राई आइस के ट्रीटमेंट के लिए। और वुंड हीलिंग, जो घाव वगैरह है तो उसके लिए, जैसे कोई जल जाए, अल्सर हो गए या घाव हो गए, उसमें जल्दी रिकवरी के लिए इसका उपयोग करते हैं। ओरल सप्लीमेंट के तौर पे स्किन हेल्थ, जॉइंट लुब्रिकेशन एंड एंटी एजिंग के तौर पे इसका यूज करते हैं। साइड इफेक्ट इसके क्या है? ये जो आप लगाते हैं, अगर कमर्शियल चीजों का यूज अगर आप करते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो टॉपिकल यूज में मोस्टली जनरली सेफ होता है ये ऑल स्किन टाइप के लिए, पर रेयर केसेस में ये इससे स्किन में रेडनेस, ईचिंग और एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। इंजेक्टेबल फिलर के रूप में अगर जैसे कुछ लोग लिप में फिलिंग करवाते हैं या स्किन में रिंकल्स के लिए फिलिंग करते हैं इसकी, तो इससे स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है और लंप भी बन सकता है। और बहुत रेयर रिस्क देखी जाती है तो इन्फेक्शन और वेस्कुलर ऑकल्शन का कारण ये बनता है। अगर इसको आप टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं या कैप्सूल के फॉर्म में तो इससे डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो सकता है। मोस्टली सेफ है पर कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है। कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अवॉइड इंजेक्टेबल इफ प्रेग्नेंट, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको इंजेक्शन के तौर पे अवॉइड करना है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर और कुछ तरह की ऑटो इम्यून डिजीज में इसको नहीं दिया जाता या फिर डॉक्टर के अप्रूवल के साथ ही इसका यूज करना चाहिए। इसको ये जो है विटामिन सी, रेटिनॉल, नियासिन एंड पेप्टाइड के साथ मिलकर ये अच्छा काम करता है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए इसको ओवर यूज नहीं करना चाहिए। अभी आप बोल रहे थे कि भाई कोलेजन ट्रीटमेंट इसमें काम करेगा क्या? तो कोलेजन के फंक्शन अलग हैं और इसके फंक्शन अलग हैं। तो इनके डिफरेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या डिफरेंस रहेगा। तो फंक्शन के तौर पे देखा जाए तो स्किन हेल्थ में ये क्या करता है, हाइलुरोनिक एसिड स्किन को हाइड्रेट, प्लम्प और इलास्टिक रखता है।
और कोलेजन क्या करता है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फर्मनेस यानी बनाना उसको, और रिड्यूस सैगिंग। जॉइंट हेल्थ में अगर देखा जाए तो ये लुब्रिकेट करेगा जॉइंट को, फ्रिक्शन कम करेगा और एक गद्दे की तरह काम करेगा। कोलेजन क्या करेगा, मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू। अगर किसी के कनेक्टिव टिश्यू कमजोर हैं, कार्टिलेज वीक है, तो उसके लिए कोलेजन ट्रीटमेंट काम करेगा। वुंड हीलिंग में तो ये टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है और इन्फ्लामेशन को कम करता है। और कोलेजन जो है सपोर्ट टिश्यू रीजनरेशन, यानी कि दोबारा नए टिश्यू बनाने में मदद करता है और स्किन पे काम करेगा। और अगला फंक्शन है हीलिंग। तो हीलिंग के तौर पे इन्फ्लामेशन को कम करता है हाइलुरोनिक एसिड, और कोलेजन क्या करता है, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। आई हेल्थ में देखा जाए तो मेंटेन आई मॉइस्चर एंड शेप, हाइलुरोनिक एसिड और कोलेजन क्या करेगा, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन दी आईज। हम जो आंख को इधर उधर घुमाते हैं, उसका एक खास स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करने में कोलेजन हेल्प करता है। एजिंग, सो हाइलुरोनिक एसिड क्या करेगा, रिड्यूस फाइन लाइंस थ्रू हाइड्रेशन, और कोलेजन क्या करेगा, रिड्यूस रिंकल बाय मेंटेनिंग स्किन फर्मनेस एंड इलास्टिसिटी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों के फंक्शन थोड़े अलग अलग है। अभी इसके सोर्स एंड सप्लीमेंट देख लेते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड के सोर्सेस क्या होंगे, मोस्टली तो सीरम, क्रीम और लोशन के फॉर्म में मिलते हैं। इंजेक्टिबल रहते हैं, डर्मल फिलर लाइक जुवेडर्म एंड रेस्टाइलिन। ओरल सप्लीमेंट के तौर पे आप ये मिल सकते हैं। और नेचुरल सोर्सेस में बोन ब्रोथ, लीफी ग्रीन वेजिटेबल एंड हाँ, उन्हीं में ये मिलता है मोस्टली। और कोलेजन जो है, कोलेजन के ओरल सप्लीमेंट मिलते हैं पाउडर के फॉर्म में, कोलेजन पेप्टाइड और कैप्सूल। नेचुरल सोर्स में वही फिश स्किन है, चिकन है, एग वाइट है, इनमें ये मिल जाएगा। तो ये थे आपके डिफरेंसेस। हाइलुरोनिक एसिड में एक तो है टेम्पररी हाइड्रेशन इफेक्ट, और जो लंबे समय के लिए कोलेजन जो है मजबूती प्रदान करता है, ये भी एक इसका आप समझ सकते हैं। ठीक है, सभी को ये समझ में आया, कोलेजन, हाइलुरोनिक एसिड। हाँ जी अनीता जी, आपको समझ में आया? कोई डाउट है हाइलुरोनिक एसिड के बारे में? जी सर, मुझे समझ में आया और न्यूरोथेरेपी कोई डाउट नहीं है इसके सर। यूज के लिए पहले तो हम जो है म्यूकस पॉइंट यूज करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए या हाइड्रेशन के लिए। ठीक। जी सर। दूसरा जी एसिड ट्रीटमेंट यूज करेंगे ताकि बॉडी की ड्राइनेस कम हो। ठीक है, ये जी दो चीजें हैं। जी सर। बाकी हम जो है सुधाकर सर की जो रिसर्च है वो मैं एक दिन उसी के ऊपर पूरी क्लास लेके एक्सप्लेन कर सर दूंगा। आपकी आवाज कट रही है सर। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल नहीं सर। सर। आप दोबारा ज्वाइन हो जाइए अनीता जी, हो सकता है कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। जी सर। थोड़ा मैं अभी निकालता हूँ सुधाकर सर की जो रिसर्च है, उसमें डिटेल थोड़ी दी गई है उसके बारे में। एक मिनट। आज थोड़ी सी लंबी हो गई क्लास। लंबी हो गई? सर आपको नहीं कह रही थी सर। वो बेटा है ना, बेटे की भी क्लास आनी है अभी ना। तो उसको जी कहते कि बेटा लंबी हो गई थोड़ी क्लास। जी।
इंटरेस्टिंग टॉपिक रहते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। हाँ जी, हाँ जी सर, और सर अच्छा भी लग रहा है और क्यों सारा समझ में भी आ गया ना, तो इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, किसको बोर लग रहा है? किसी को बोर लग रहा नहीं सर, किसी को नहीं। है? एक मिनट, मैं सुधाकर सर का वो निकालता हूँ पीडीएफ, तो उसमें उन्होंने कुछ थोड़ा सा बताया है, तो हमें जो है उससे हेल्प मिलेगी, आपको भी थोड़ा नी पेन के बारे में क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इस चीज के लिए सुधाकर सर को लेक्चर लेना चाहिए। बिल्कुल सर। सब मिलके रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद ले लेंगे। सर आप चलो, रिक्वेस्ट करेंगे तो सर ले लेंगे शायद देखिए, सर। मैं बात करके देखता हूँ। हम्म, हाँ, ये एक मिनट मिल गया है। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, कितने लोगों ने सुधाकर सर की पीडीएफ को पढ़ा था? ग्रुप में आने के बाद किसी ने पढ़ा था इसको? सर मैंने पढ़ा है, अभी एक बार ही पढ़ा है बस, तो कुछ समझ में आया, अभी कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा रीड करूंगी तब आएगा। ओके। जी सर। एक्चुअली काफी ज्यादा मटेरियल मोस्टली इंग्लिश में ही है उसमें, इसमें जो है। जिसे मैंने थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, कम ही हुआ है। मैं भेजता हूँ सर कल। हाँ, आपने भेजा था शायद, जी। ग्रुप में भी डाला था आपने हिंदी में उसको सर ट्रांसलेट मेरे कर। पास सर मेरे पास है हिंदी की, सुधाकर सर की हिंदी की में है पीडीएफ मेरे पास सर। ओके। अगर सर भेजनी है तो मैं ग्रुप में भेज दूं? हाँ, भेज दीजिए, भेज दीजिए। जी सर, ओके सर। हाँ, यहाँ पर इन्होंने जॉइंट डिसऑर्डर में अर्थराइटिस के अंदर जो है हाइलुरोनिक एसिड की बात की है, साइनोवियल फ्लूइड के बारे में। तो यहाँ पर अर्थराइटिस के लिए कुछ ट्रीटमेंट भी बताए इन्होंने। ये देखिए, आप ही के सामने, आप सबके सामने रखता हूँ मैं इसको। तो एक तो यहाँ पर इसकी बात हुई है हाइलोरोनिक एसिड की सिंथेसाइज एंड टाइप बी सेल्स, टाइप ए सेल्स। तो जो हम अभी देख रहे थे ना, हैव एबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यहाँ, और टाइप ए सेल्स के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ गोल्गी ऑपरेटस एंड
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो काफी बढ़िया रिसर्च है सर की। ये दिए हैं ट्रीटमेंट, हाइलोरोनिक सोडियम हाइलोरोनिक एसिड का ट्रीटमेंट ये है। आप जो पूछ रहे थे इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो ये बताया गया ट्रीटमेंट। सो आर्टिकुलर कार्टिलेज रिपेयर टू वेयर एंड टेयर, नेम ऑफ ट्रीटमेंट सोडियम हाइलोरोनिक एसिड। और दूसरा है ट्रीटमेंट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि हाइलोरोनिक एसिड जो है ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनता है। तो पहले तो स्टिमुलेशन देना पड़ेगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल के लिए, जो कि 6 मेडुला 4 थायराइड की है। उसके बाद यहाँ तक जो ट्रीटमेंट है इसमें 10 पेन 4 EDR into 3, ये जो ट्रीटमेंट है 5th स्टेप तक, तो दिस ट्रीटमेंट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि साइनोवियल फ्लूइड बनाने में हेल्प करेगा। वैसे तो ये पूरा ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया ग्लाइकोप्रोटीन और हाइलोरोनिक एसिड के लिए। तो ये 2 ट्रीटमेंट मेजरली बनाए गए हैं। तो नी पेन के ट्रीटमेंट में इसकी मैं प्रॉपर एक अलग से लिस्ट बनाने का सोचा था, पर अभी तक बनाया नहीं। तो ये भी डालना है, जैसे हम अर्थराइटिस की लिस्ट जो है नी पेन की लिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें भी ये हम ऐड कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट भी देना है। और ट्रीटमेंट फॉर कोलेजन, तो कोलेजन क्या करेगा, उसको स्ट्रेंथ देगा कार्टिलेज वगैरह को, कार्टिलेज है और टेंडन्स है उनके लिए। फिर अर्थराइटिस के लिए ये एक बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पर लिखा गया है, जिसका यूज आप कर सकते हैं। इसमें टिल्ट की पहली स्टेप ली गई है, फिर न्यूजीन्स फॉर्मूला है, ऐसे ट्रीटमेंट, जे हेपरिन और इंजुरी ट्रीटमेंट। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में इसका भी यूज किया जा सकता है। ये देखिए, तो ये PDF को दोबारा ग्रुप में डाल देंगे, जिससे आप जो है फिर से आप इसको पढ़िए और इसका यूज कर सकते हैं। मटेरियल काफी ज्यादा है, आप आराम से इसको पढ़ना। फिर कभी सर से बात करेंगे, अगर वो इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी बोलिए, जी आप सर। कुछ कह रहे हैं जितेंद्र जी, अपने हैंड रेस किया है। सर आपने ना जो ट्रीटमेंट ग्रुप में डाला थे कि अर्थराइटिस के लिए, जिसमें लैक्टिक एसिड 10 पेन 6 ADR 2 बार 1 पॉइंट लीवर 2 जी इन्फ्लामेशन, वो ए हेपरिन, और बाद जी। में न्यू स्टार मॉडिफाई दिया था। तो उसमें ये मैंने ट्रीटमेंट अप्लाई की है 2-3 पेशेंट पे अर्थराइटिस के। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया, तीनों पे आया रिजल्ट जी। मैं तो हर उसमें अर्थराइटिस पेशेंट को देता हूँ, और जिसको मॉर्निंग में जॉइंट स्टिफनेस रहती है ना, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, जी जी जी, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें सर मैंने एक जो चेंज किया बस वो ना, जो न्यू स्टार मॉडिफाई को मैंने पहले लिया इसमें, उसके बाद लैक्टिक एसिड से फिर पूरा का पूरा स्टार्ट किया जी। कर सकते हैं, जी हेपरिन के जगह आप वो दे सकते हैं, या फिर पहले दे सकते हैं। जी जी जी, पर अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर ट्रीटमेंट का। नहीं, उसका तो कई लोगों ने उसके ऊपर अर्थराइटिस में रिजल्ट लिया। और यहाँ पर सुनील करके हैं, सुनील बागमारे जी, तो उन्होंने तो जबरदस्त, मतलब एक दिन पहले ट्रीटमेंट दिया और दूसरे दिन स्वेलिंग ही पेशेंट की काफी निकल गई थी नी पेन जी की। जी 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 सुनील जी बिल्कुल। मुझे बताएंगे थोड़ा सा, है क्या सुनील जी आप? सॉरी, मैं ग्रुप में ये कर नहीं पाया, इसके बारे में बता नहीं पाया ना एक्चुअली। जी तो मैं इसका जरूर मैं वो डालूंगा, फीडबैक है पेशेंट हाँ का। जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, पेशेंट का फीडबैक आप जरूर ग्रुप में डाला करें, तो सबको जी क्या जी है सर। पता भी चलता है, और एक कॉन्फिडेंस भी आता है लोगों को। यस 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 यस। जी ठीक है। सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ एक जी सर सुनील जी, विकल्प थोड़ा सर, सा बताइए आप। हाँ हाँ बताइए सुनील जी, आप अपने को अनम्यूट करें सुनील जी। हाँ सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। जी, पेशेंट की कंडीशन बताइए, और आपने जब ट्रीटमेंट दिया तो कैसा था, और उसके बाद क्या रिजल्ट आया था। आपने ग्रुप में डाला भी था ये। हाँ जी सर, तो पेशेंट को स्वेलिंग ज़्यादा थी और दर्द भी बहुत था घुटनों में। जी जी तो ये ट्रीटमेंट देने के बाद वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था पेशेंट, चल जी भी पा रहा था बहुत अच्छी तरह। जी।
बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर इससे। चलिए बहुत बढ़िया है। ओके, तो थैंक यू अर्थराइटिस सर। में हम अभी तक वो यूज कर रहे थे, अभी हमारे पास 2 और नए फॉर्मूले सुधाकर सर ने प्रोवाइड कर दिए, तो इनका भी हम ट्रायल करेंगे ग्रुप में, तो बाकी देखेंगे उनके रिजल्ट के ऊपर क्या आता है ना? हाँ जी, राजू सिंह जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, जी मैं कह बोलिए। रहा था अभी जो ये जीबीएस का जो चल रहा है ना सर, हाँ जी उसके बारे में जो आपने एक बार मेरे को जीबीएस का ट्रीटमेंट भेजा था, उससे उस लड़के को काफी आराम मिला है। जी और अभी तो सर वो उसकी दुकान पे भी काम भी कर रहा है वो। बहुत पहले बढ़िया। जो खाना नहीं खा सकता था, उसका कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन भी बिल्कुल बदला हुआ था। अभी दोनों न्यूरोथेरेपी सुधार आए। में न्यूरोथेरेपी में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जीबीएस के। अभी ये बीमारी फैली महाराष्ट्र में, पुणे में, ये बीमारी बहुत जी घातक रूप में फैली हुई है। जी जी करीब करीब 150 केस की रिपोर्टिंग हुई है पुणे में। जी सर। तो वहाँ के थेरेपिस्टों को पास अगर पेशेंट पहुंचे तो बहुत अच्छा है, या फिर एलोपैथी मीडिया उस तरह से करे, न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ाए तो मैंने काफी सर दो अच्छा दो रहेगा। पेशेंट देखे थे जीबीएस के, 2। जी, हाँ जी ठीक है। हाँ जी अनीता जी आप कुछ कह रहे हैं। चलिए सो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। सर ठीक है सर, ओके सर, मुझे भी बोलना था। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अभी थोड़ा सा सर रुकेंगे आप। हाँ जी सर। सर मैंने आपसे एक बार